देखो स्टडी पॉइंट का बहुत बड़ा नाम है और कई तो स्टूडेंट आपने दिया, कई आपके बच्चे कहीं डॉक्टर होंगे, कहीं मेडिकल में होंगे, कहीं इंजीनियरिंग में होंगे और कई सिविल सर्विसेज में भी गए होंगे। तो और कई अलग अलग प्रकार के बच्चे, सवर्णों के हो सकते हैं, बैकवर्ड्स के हो सकते हैं, दलित आदिवासी बच्चे। तो ऐसे में आपके लिए तो भाजपा कांग्रेस बहुत इजीली आपको कैप्चर भी कर सकती है। बीएसपी किसी व्यक्ति के लिए काम नहीं करती। बीएसपी का एक एजेंडा है, बीएसपी की एक विचारधारा है, बीएसपी फुले साहू अंबेडकर बुद्ध के मार्गों पे चलती है। तो वहाँ पे किसी व्यक्ति विशेष का कोई महत्व नहीं है। जो वर्गीकरण का मामला जो है ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। भाई फिर क्या हो गया 19 में? कांग्रेस कैसे कैसे बिगड़ गई? कांग्रेस की विचारधारा बदल गई क्या? तो बीजेपी में चला गया है ना, गोपाल दास जी अग्रवाल भाजपा में चले गए, भाजपा में चला गया। अच्छा, उसको क्या थोड़ी देर के लिए ऐसा लग गया कि भाजपा विकास कर लेगी क्या? अब विनोद जी अग्रवाल जब 14 में जब चुनाव लड़े थे वो बीजेपी के ही सिंबल से लड़े थे, है ना, और वो चुनाव हार गए। फिर मुझे ये नहीं समझ में आया कि जब बीजेपी से वो बचपन से लेके बड़े होते तक बीजेपी में पले बड़े, विचारधारा सब कुछ उनको मालूम है। फिर 19 में ऐसा क्या हो गया कि उनको बीजेपी की विचारधारा समझ में नहीं आई कि अंबेडकर तुमने वोट का अधिकार तो लोगों को दिए हो, पर हम तुम्हारे लोगों से वोट का जो है वो हम खरीद डालेंगे। तब बाबा साहब का कहना आया कि मिस्टर कृपलानी, मेरे लोग अभी गरीब है, लाचार है, मजबूर है, पर जिस दिन मेरे लोगों को इस वोट का अधिकार समझ में आएगा कि ये एक वोट का पावर क्या होता है, उस दिन तुम मेरे लोगों के पैरों पे नाक भी रगड़ोगे तब भी तुम्हें ये वोट नहीं देंगे। कि बाबा साहब का वो सपना जो है इस गोंदिया में साकार करके दिखाएंगे। हम हमारे लोगों को स्वाभिमान बनाएंगे, उनको बताएंगे चुनाव नोट से नहीं वोट से जीता जाता है। सुविधाओं को ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि सुविधा ही तुम्हारा विकास है। और इन लोगों को 70 साल से, संविधान के पहले तो हम लाचार थे, गरीब भी थे, मजलूम भी थे, पर संविधान के 70 साल बाद भी इन लोगों को सुविधाएं दे दे के लाचार, मजबूर और गुलाम बनाते हैं ताकि चुनाव आने के बाद इन लोगों के वोट लेने के लिए नोट दे सके। साथियों जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। हम महाराष्ट्र विधानसभा के चुनावी दौरे पर है और इस चुनावी यात्रा में हम लगातार आपको मिला रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के उन प्रत्याशियों से जो लगातार भाजपा कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए चुनावी मैदान में है। ऐसे में इस वक्त हम जहां मौजूद है ये गोंदिया विधानसभा है, महाराष्ट्र की गोंदिया विधानसभा जो कि नागपुर दीक्षा भूमि से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये विधानसभा उस लोकसभा क्षेत्र में आती है जहां से कभी 1954 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लड़े थे। तो उसी लोकसभा का यह एक विधानसभा क्षेत्र है जहां पर आज हम इस विधानसभा क्षेत्र के बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट प्रत्याशी NS मेश्राम सर, इनसे बातचीत करने वाले हैं और हमारे साथ वो मौजूद है। तो NS मेश्राम सर से आज बात करेंगे और इस विधानसभा में किस प्रकार से क्या सिचुएशन है, क्या स्टेटस है बहुजन समाज पार्टी का, और चुनावी मैदान में जब उन्हें बसपा ने उतारा है तो ऐसे में क्या चुनौतियों को लेकर वो यहाँ आए हैं और क्या कुछ उनके पास है समाज के लिए, तमाम चीज़ों को जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जय भीम। नेशनल चौपाल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर सबसे पहले तो जैसे कि हमने आपको देखा, आप शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, एकेडमिक्स में आप रहे हैं और बच्चों को पढ़ाना ये आपका पैशन रहा। अचानक से आपका पैशन, प्रोफेशन जो है वो बदल कर सीधा चुनावी मैदान में, मतलब आप कुरुक्षेत्र में उतर गए। तो ये क्या बात है और ऐसा क्या हुआ कि आपको ये लगा कि हम इस क्षेत्र के साथ साथ राजनीति को भी कैप्चर कर सकते हैं? तो स्नेहा जी, ये ऐसा है कि मैं जब छोटा था, मेरा प्राइमरी एजुकेशन जो है गांव में गया, छोटे से गांव में। उसके तत्पश्चात तो वो प्राइमरी एजुकेशन हमारा बहुत विकट परिस्थिति में गुजरा कि माँ बाप मजूर थे, घर में 2 टाइम सही वक्त की रोटी भी नहीं मिलती थी।
जो मजूरी करते थे, जिस दिन आते थे उस दिन हम लोग उसका यूज करके हम लोग खाना खाते थे। ऐसे में वो जो प्राइमरी एजुकेशन था, जिला परिषद की स्कूल से हम लोगों ने पढ़ाई की है। और अचानक मेरा नंबर एक नवोदय विद्यालय नाम की जो संस्था है, उस समय 1989 में, तो मेरा जो हाई स्कूल का एजुकेशन है वो नवोदय विद्यालय से है। क्योंकि मैंने जब गांव में था, जब नवोदय विद्यालय स्टार्ट हुई, तो मैंने सोचा था, मतलब ऐसे सुना था कि नवोदय विद्यालय में किताबें मिलती है, अच्छा खाना मिलता है, यूनिफॉर्म मिलता है, अच्छी पढ़ाई है, सीबीएसई की पढ़ाई है। मतलब उस समय सीबीएसई का बहुत क्रेज था। तो मैंने मेहनत किया और मुझे भी लगा कि उस जगह पे मुझे जाना चाहिए। वो सामान्य विद्यार्थियों के लिए मिलना भी बहुत मुश्किल था वो। और वो एक ऐसी संस्था है जो जिले भर में सारे टैलेंटेड लोगों को, बच्चों को वो सिलेक्ट करती है। तो मुझे भी बड़ी उत्सुकता हुई, मैंने मेहनत किया और फिर मैं सोचता था कि मेरी ये जो जिंदगी है, मेरे माँ बाप, मेरा घर, जो गरीबी, जो लाचारी, जो वातावरण था, कहीं ना कहीं यहाँ से मुझे शिक्षा के थ्रू मुझे कहीं ना कहीं ऐसा मौका मिले जहाँ से मैं जा सकूं। तो मुझे वो अवसर प्राप्त हुआ और नवोदय में मैं गया। तो सही में ही नवोदय में मेरे में इतने सारे जो बदल आए। मैं 10वीं नवोदय से पढ़ा, नवोदय से माइग्रेटेड होकर मैं हरियाणा में भी पढ़ा। फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में मोठू का जो ग्राम है वहाँ पे नवोदय विद्यालय है। वहाँ से मैंने 9th-10th की पास किया। उसके बाद साकोली में जो नवोदय है, उस नवोदय में 12th तक के नहीं था, बिल्डिंग नहीं थी। तो फिर हम लोग JNV गढ़चिरौली, तो JNV गढ़चिरौली से मैंने 11th और 12th किया। जब मैं बाहर निकला, जब नवोदय से बाहर निकला, तब मुझे पता चला कि एजुकेशन के लिए पैसा कितना लगता है। तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि वो दौर ऐसे समझो 1996 का था। मतलब संविधान लागू होने के 46 साल बाद भी, कि मैं मेरे ग्राम पांडरी से नागपुर में जाके अगर मुझे पढ़ाई करना था तो मेरे पास 5,000 रुपए भी नहीं थे। मतलब सोचो कि हम 46 साल के संवैधानिक अधिकारों के साथ जी रहे थे और उसके बाद भी हमारे लोगों की ये हालत थी कि हम 5,000 भी नहीं जुटा पा रहे थे कि किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में हम एडमिशन कर सके। आई बाबूजी ने फिर वो जमीन थी 4 बंदियां, उसको 2,000 रुपए में 10 साल के लिए गिरवी रखे जी। फिर मैं फॉर्म भरने गया, फॉर्म भरे हमने महाराष्ट्र के इंजीनियरिंग कॉलेज, और उस समय रीजनल कॉलेज हुआ करते थे नागपुर में, जो है VNIT बोलते थे। तो मैंने फॉर्म भरा, PCM ग्रुप अच्छा था तो मेरा रीजनल कॉलेज खड़गपुर के लिए मुझे सिलेक्शन भी हुआ। अच्छा। पर सिलेक्शन हुआ बात अलग है, जो पैसा हमारे पास था सारा पैसा नागपुर आ जाने में खत्म हो गया। उसके बाद हमारे पास 500 रुपये फीस भरने के लिए भी रुपया नहीं बचा। तो ऐसी परिस्थिति आई जिसके वजह से मैंने इंजीनियरिंग कैंसिल किया। उसके बाद मैंने BSc किया। BSc करते करते फिर मेरा BSc हुआ, वो भी बहुत कठिनाई से हुआ। एक सर थे हमारे जिन्होंने मुझे छत और 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर दिया और मैंने मेरी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा। फिर BSc हुआ, B.Ed हुआ, नौकरियों के लिए घुमा, नौकरियां नहीं मिली। उसी समय मैंने एक पैरेलल में मेरा ट्यूशन क्लास का मैंने स्टार्ट किया कि मुझे 2 रुपया मिल जाए और मैं मेरा एजुकेशनल खर्चा में निकाल सकूं। और वो एजुकेशनल खर्चे के साथ साथ मैंने धीरे धीरे उस फील्ड में भी मेहनत किया। मेहनत करने के बाद मैं इतना स्टेबल हुआ कि एक समय ऐसा है कि अब मुझे नौकरी करने की जरूरत नहीं है। बावजूद मैंने नौकरी के लिए अप्लाई किया संस्थाओं में, बड़े बड़े संस्थाओं में, तो वहाँ पे भी डोनेशन देना पड़ता था। तो डोनेशन देने की एबिलिटी में मैं उस समय आने को था। जब मैं डोनेशन देने की एबिलिटी में आया तब मुझे नौकरी का कोई मोह नहीं था कि नौकरी करना ही नहीं है। इस तरीके से लाइफ चलता रहा। फिर उसके बाद हम लोग 2008 से गोंदिया में ये जयंती उत्सव समिति है, बहुजन विचारधारा पे आधारित काम करती है। तो उस जयंती के मार्फत हम लोग उस जयंती उत्सव समिति से जुड़ने के बाद धीरे धीरे सामाजिक और ये जो धार्मिक जो मूवमेंट है
एक्चुअली कैसा, हमारे महाराष्ट्र में हम लोग छोटे थे, गांव में भी हमें सामाजिक और राजनीतिक मूवमेंट का कोई ज्ञान नहीं था। तो क्या टर्निंग पॉइंट ऐसा रहा तो कि फिर आप जब मैं सीधा इसमें आए, मतलब जयंती, सोशल मूवमेंट के साथ पॉलिटिकल मूवमेंट? हाँ, वो जयंती उत्सव समिति से जब मैं जुड़ा, तब थोड़ा बहुत फिर साहब कांसीराम के बारे में भी सुने। फिर वो जो उनके कैडर होते थे कि भैया ये जो मामला जो सामाजिक है या ये जो मामला ये जो धार्मिक है, इससे हमारे लोगों का विकास होने वाला नहीं है। तब थोड़ा थोड़ा ज्ञान आने लगा, तब समझ में लगा कि सारे हक अधिकार जो है हमारी सारी योजनाएं हैं, हमारे बच्चों के लिए जो स्कॉलरशिप है, हमारे बच्चों के लिए हॉस्टल है, या जितनी सारी जो योजनाएं होती है वो एक ही जगह से डिस्ट्रीब्यूट होती है और उसका नाम होता है विधानसभा और संसद। तब कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा कि ये सामाजिक और धार्मिक मूवमेंट से भी ऊपर एक मूवमेंट है जिसका नाम है राजनीतिक मूवमेंट। और जिस राजनीतिक मूवमेंट की जो चेतना जगाई वो जो हमारे माननीय साहब कांसीराम जी और हमारी परम आदरणीय बहन मायावती, तो फिर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि अगर मुझे राजनीतिक मूवमेंट में जाना है, इस इंडिया में 1760 पार्टियां है। हाँ। 1760 बोलने से तो मेन अगर विचारधारा पे चलने वाली अगर पार्टी, ये भी सवाल आ ही रहा था कि देखो स्टडी पॉइंट का बहुत बड़ा नाम है और कई तो स्टूडेंट आपने दिया, कई आपके बच्चे कहीं डॉक्टर होंगे, कहीं मेडिकल में होंगे, कहीं इंजीनियरिंग में होंगे और कई सिविल सर्विसेज में भी गए होंगे। तो और कई अलग अलग प्रकार के बच्चे, सवर्णों के हो सकते हैं, बैकवर्ड्स के हो सकते हैं, दलित आदिवासी बच्चे। तो ऐसे में आपके लिए तो भाजपा कांग्रेस बहुत इजीली आपको कैप्चर भी कर सकती है, मतलब या टिकट भी दे सकते हैं। देखिए एक राजनीति में आपका जो अटैचमेंट है, मूवमेंट में जो अटैचमेंट है वो एक चीज़ होती है, लेकिन जब चुनावी मैदान में उतरते हैं तो ऐसे में सब लोग तो यही देखते हैं कि जीतने वाली पार्टी कौन सी है। तो आपने, ठीक है मूवमेंट से तो आप जुड़े थे, फिर भी इसी पार्टी से चुनाव लड़ना, क्योंकि अभी जो है गोंदिया विधानसभा में जो वोटों में गिरावट आई है, वोट बैंक में जो गिरावट आई है, तो इस हिसाब से चुनावी मैदान में उतरना एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो आपने क्यों फिर इसे ये बड़ा रिस्क क्यों लिया? तो कैसा है, मैं 1997 से ट्यूशन चालू किया था, जस्ट आफ्टर 12। अच्छा। उस दिन से लेके आज तक हजारों बच्चों को मैंने पढ़ाया, गरीब बच्चों को भी पढ़ाया, होशियार बच्चों को भी पढ़ाया। गरीब बच्चों से तो मैं फीस भी नहीं लेता हूँ, उनकी फीस मैं खुद भरता हूँ। और हजारों बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस ऑफिसर बने। पर मैंने जब वो देखा कि एक इंजीनियर या एक डॉक्टर या ये लॉयर या आईएएस ऑफिसर, इनके पास वो पावर नहीं होता कि वो अगर सोचते हैं कि किसी समुदाय में जाके वो उस समुदाय के बारे में कुछ विकास की, डेवलपमेंट की कुछ बातें कर सके। उनका एक लिमिटेशन है कि संसद से या विधानसभा से जो चीज आएगी उतना ही वो करेंगे, उसके ऊपर एक कुछ नहीं कर सकते हैं। चलो, अब ये संसद से लाने वाली चीज है और विधानसभा से जो लाने वाली चीज है, इसके लिए मुझे राजनीति में काम करना चाहिए जी। तो मेरे पास विकल्प थे। और अक्सर क्या होता है अपने एरिया में, जो थोड़ा बहुत किसी भी क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में या धार्मिक क्षेत्र में या शैक्षणिक क्षेत्र में अगर थोड़ा बहुत अच्छा काम करने लगता है तो भिन्न भिन्न पार्टियां उनके तरफ जरूर जाती है, ऑफर्स भी आते हैं, क्योंकि उनको मालूम रहता है कि इस आदमी का ज्यादा नहीं पर अपने समाज में प्रभाव है ना, उससे लोग प्रभावित भी होते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, एक बार मुझे ऑफर भी आया था कि सर तुम अनुसूचित जाति के युवा अध्यक्ष बनिए, है ना, तो कांग्रेस के तरफ से आया था। तो मैंने उनको एक सवाल किया था कि भाई अगर तुमको मेरे में प्रतिभा दिख रही है, प्रभावशील अगर मैं हूं ऐसा लग रहा है, तो फिर मुझे अनुसूचित जाति में क्यों बांध रहे हो भाई, है ना। तो मुझे आप पूरे गोंदिया जिला युवा अध्यक्ष बनाइए। हाँ। मेरे में प्रतिभा है, मैं अच्छा एजुकेटर हूँ, है ना, इतने सारे बच्चों को कन्विंस करके पढ़ा रहा हूँ और इस जिले का सबसे डिस्ट्रिक्ट टॉपर बच्चे जो होते हैं मेरे ट्यूशन में होते हैं। मेरा खुद का मैथ्स का सब्जेक्ट है, 100 में से 100 लेने वाले कई बच्चे होते हैं। तो उस समय वो नहीं बोले, उन्होंने मना कर दिए। तो ये कैसा है, इस देश में एक दो पार्टियां हैं, एक अपन बोल सकते कांग्रेस जिसकी विचारधारा गांधीवादी है, दूसरी है भाजपा जिसकी विचारधारा गोलवलकरवादी है, और तीसरी जो कैडराइज पार्टी है
तीसरी जो कैडराइज पार्टी, कैडराइज वैसे दो ही है, एक भाजपा है जिसका कैडर है और एक बीएसपी है जिसका एक कैडर है। जब मैंने बीएसपी के बारे में जब सोचा, जब मैं सुना जो कैडर होता है, तो उस कैडर में जो हमारे क्या हक अधिकार होते हैं, समानता क्या होती है, ऊंच नीच क्या होता है, ये सारी चीजें हम वहां से सीखते हैं, है ना। ये भाजपा या जो कांग्रेस है, यहाँ के जो बड़े बड़े हर जिले में ये पार्टी न होकर एक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा चलाया गया मूवमेंट रहता है। वो जो बोलेगा वो फाइनल होता है। हो सकता है टिकटों का बंटवारा कई उच्च जगह से हो, पर यहाँ पे कैसा होता है कि जो बड़ा नेता है वो जो बोलेगा वो सब कुछ, फिर चाहे वो कोई जिला परिषद अध्यक्ष हो, पंचायत समिति, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। भैया तुमको हमने पद दिए हैं, तुम एज इट इज रहो, जो कुछ भी करना है वो हम करेंगे, कहाँ से काम लाना है, तुमको कितना देना है, मतलब उनके सिवा कोई कुछ नहीं बोल सकेगा। पर जब बीएसपी का हमने, जब उनका जो एजेंडा है कि बीएसपी किसी व्यक्ति के लिए काम नहीं करती, बीएसपी का एक एजेंडा है, बीएसपी की एक विचारधारा है, बीएसपी फुले साहू अंबेडकर बुद्ध के मार्गों पे चलती है, तो वहां पे किसी व्यक्ति विशेष का कोई महत्व नहीं है। जिसमें काबिलियत रहेगी वो नेतृत्व करेगा, उसके बाद व्यक्ति मरने के बाद भी विचारधारा एज इट इज रहेगी। इसलिए मुझे ये विचारधारा बहुत अच्छी भी लगी। लेकिन अब देखिए, अब तो आप मैदान में आ गए, हाथी का गमछा है, झंडा वंडा लेकर, लेकिन अब जिनके साथ आप, जिनका सामना आपको करना है, वो एक 2-3 बार के, एक तो विधायक है जी, दूसरे भी जो है वो अभी सिटिंग एमएलए थे, और 2 विधायकों के बीच एक टीचर का चुनावी जंग में उतरना, ये बहुत चुनौतीपूर्ण है। कैसे देख रहे हैं 2 विधायकों के वर्सेस में आप हैं? ये तो मेरे लिए बहुत बढ़िया मजेदार है, ये है ना। कैसा होता है ना, हम लोग पैदाइशी नहीं के चैलेंज एक्सेप्ट किए हुए लोग हैं, है ना। 1918 से लेके कि इतने बड़े फौजों को 500 लोगों ने हरा दिए, ये जज्बा था। वो हारने जीतने का जज्बा नहीं था, 1818 का जो था। तो वो जब जज्बा, जब वो पढ़ो, वो जब देखो, तो मुझे लगता है ये जो गोंदिया में दोनों जन है, ये कुछ भी नहीं उनके सामने। वो इसलिए भी नहीं है क्योंकि इनका पहली बात तो खुद का स्टैंड नहीं है। खुद का जो उनका स्टैंड होना चाहिए। एक जो है 3 बार जो विधायक बना, वो पहले कांग्रेस से बना। हाँ। कांग्रेस उस समय उसके गुणगान गाता था, कांग्रेस अच्छी है, कांग्रेस विकास करती है, ये है वो है। भाई फिर क्या हो गया 19 में, कांग्रेस कैसे कैसे बिगड़ गई, कांग्रेस की विचारधारा बदल गई क्या, तो बीजेपी में चला गया। अच्छा। है ना, गोपाल दास जी अग्रवाल भाजपा में चले गए, भाजपा में चला गया। अच्छा, उसको क्या थोड़ी देर के लिए ऐसा लग गया कि भाजपा विकास कर लेगी क्या, चलो ठीक है। फिर वो भाजपा से चुनाव हार जाते हैं, फिर 5 साल रहते हैं। अच्छा, 5 साल में और कौन सी पीएचडी कर लेते वो बीजेपी की, कि उनको लगने लगता कि नहीं नहीं कांग्रेस विकास करेगी, अब घर वापसी, अब घर वापसी। बोले बीजेपी के मंच पे जाके बोलते कि कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया, कांग्रेस ने गलत किया, कांग्रेस ने विकास नहीं होने दिया। जब बीजेपी के इसमें अब कांग्रेस में जाते हैं तो बोलते बीजेपी ने विकास करने नहीं दिया। भी किसको उल्लू बना रहे हैं? मतलब तुम 15 साल रहने के बाद भी बोलते हो कि कांग्रेस ने विकास नहीं किया। तो मुझे एक तो ऐसी हंसी भी आती है और इनकी दया भी आती है कि क्या अभी ये जीतने के बाद 5 साल में विकास कर लेंगे जो 15 साल में नहीं कर सके। इनका नारा था तन से करेंगे मन से करेंगे, गोंदिया को नंबर 1 करेंगे। कभी नंबर 1 दिखाई नहीं रहा है। अब दूसरे जो हमारे विधायक है माननीय विनोद जी अग्रवाल, अब विनोद जी अग्रवाल जब 14 में जब चुनाव लड़े थे वो बीजेपी के सिंबल से लड़े थे, है ना, और वो चुनाव हार गए। फिर मुझे ये नहीं समझ में आया कि जब बीजेपी से वो बचपन से लेके बड़े होते तक बीजेपी में पले बड़े, विचारधारा सब कुछ उनको मालूम है, फिर 19 में ऐसा क्या हो गया कि उनको बीजेपी की विचारधारा समझ में नहीं आई, या उनको ऐसा कैसे लग गया कि बीजेपी विकास नहीं कर सकती है। तो वो जनता के बीच में जाके जनता को गुमराह किए कि भाई हम जनता के आमदार है, बीजेपी छोड़ दी उन्होंने।
अब मेरे को लगता है इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े, तो क्या इंडिपेंडेंट में सही में ही विकास किया जा सकता है क्या? कोई एक अकेला आदमी चुनाव जीत जाए तो इतनी बड़ी पार्टी की जो सिस्टम है क्या उसको विकास करने देगी? बावजूद लोगों ने उसको चुन के दिया। और उसमें बसपा का भी वोट ऐसा माना जा रहा है कि वो वोट उस समय डाइवर्ट हुआ 2019 में। नहीं, मैं ये इस बात पे नहीं मानता हूँ, क्योंकि हमारी पार्टी कैडराइज है। कुछ फ्लोटिंग वोट होता है ना। हमारे जो कैडराइज जो पार्टी के वोट जो होते हैं, कैसा होता है चुनाव जो जीतने के लिए, जैसा मान लो बीजेपी का कैडराइज वोट है 12 से 15%, हम कुछ भी कर डालेंगे तो वो इधर से उधर नहीं हिलेगा। वैसा ही बीएसपी का भी अपना एक वोट बैंक है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उम्मीदवार घर तक पहुंचे भी नहीं, तब भी लोगों को मालूम है कि हाथी की बटन दबाना है। ये कैडराइज ये तो है ना। बस फिर के पास उसके ये बाद- वाला वोटर तो है उसके बाद होता है फ्लोटिंग वोट, जो इधर उधर होते हैं। उधर होता है। मुझे 1950 की बात याद आ रही है। जो माननीय जो कृपलानी जी थे, वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को जब संविधान सभा से वो जब निकले, संविधान सुपुर्द किए थे, उसके बाद उन्होंने बोले थे कि आम्बेडकर तुमने वोट का अधिकार तो लोगों को दिए हो, पर हम तुम्हारे लोगों से वोट का जो है वो हम खरीद डालेंगे। तब बाबा साहब का कहना आया कि मिस्टर कृपलानी, मेरे लोग अभी गरीब है, लाचार है, मजबूर हैं, पर जिस दिन मेरे लोगों को इस वोट का अधिकार समझ में आएगा कि एक वोट का पावर क्या होता है, उस दिन तुम मेरे लोगों के पैरों पे नाक भी रगड़ोगे, तब भी तुम्हें ये वोट नहीं देंगे। पर खैर, हमारा दुर्भाग्य हम बोल सकते हैं कि हमारे लोग वोट के अधिकार को समझ नहीं पा रहे हैं, और 70 साल से ये हो रहा है। हम कोशिश करेंगे कि बाबा साहब का वो सपना जो है इस गोंदे में साकार करके दिखाएंगे। हम हमारे लोगों को स्वाभिमान बनाएंगे, उनको बताएंगे कि चुनाव नोट से नहीं, वोट से जीता जाता है। तो क्या कुछ ऐसे, देखिए ऐसे तो घोषणा पत्र बनता नहीं है बसपा का, लेकिन कुछ मुद्दे तो होंगे जिन मुद्दों को लेकर आप इन दो विनोद अग्रवाल, गोपाल अग्रवाल, इन दो अग्रवाल के बीच आप आ रहे हैं। तो अभी जैसा देखा जाए तो बीएसपी का घोषणा पत्र यानी संविधान ही हमारा घोषणा पत्र होता है ना। तो बावजूद अभी जब हम लोकल लेवल पे जैसे बात करें, तो यहाँ के विधायकों ने जब से समझ लो ये विधानसभा बनी, यह लोगों को ये नहीं पता है कि चुनाव कैसे कैसे अलग अलग होते हैं। कि नगर परिषद का चुनाव होता है, ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, पंचायत समिति का चुनाव होता है, और विधानसभा और फिर लोकसभा। ये ऐसे 5 टाइप के चुनाव होते हैं। हमारे यहाँ अशिक्षा की वजह से बोल सकता हूं मैं, या चुनाव के बारे में जो अवेयरनेस नहीं है लोगों में, उस वजह से लोग सारे चुनाव को एक ही चश्मे से देखते हैं, एक ही चश्मा। अच्छा, रोड नाली नहीं है तो सीधा वो विधायक को बोलते हैं या सीधा सांसद को बोलते हैं, है ना। अब मैं आपको थोड़ा सा क्लियर ये कर दूं कि ये जो चुनाव जो होते हैं, जैसा मान लो गांव के लिए ग्राम पंचायत का चुनाव है, फिर उसके ऊपर जैसे हम आते तो पंचायत समिति और जिला परिषद। तो ये जो चुनाव है 2, ये चुनाव होते सुविधाओं के लिए। देखो, हमारे लोगों को सुविधा और विकास ही समझ में नहीं आता। विकास का ही एजेंडा है भाई। हाँ, अब वो विकास किसको बोलते हैं कि जो काम ग्राम पंचायत ने करना चाहिए, रोड, रास्ते, नाली, भवन, मंदिर, बुद्ध विहार, जो भी है, या जिला परिषद सदस्य या पंचायत समिति सदस्य वालों ने ये करना चाहिए, ये इनके हिस्से के काम है। पर ये विधायक और सांसद इसमें अपनी गोटी पेलते हैं। मैंने रास्ता बनाया, मैंने रोड बनाया, मैंने पुलिया बनाया, मैंने बुद्ध विहार बनाया, मैंने मंदिर बनाया। अरे भाई, ये विकास नहीं है। हम जब छोटे थे, मैं पहली पढ़ रहा था, हमारे गांव में रास्ते अच्छे नहीं थे, पर संविधान की वजह से जो स्कूल बनी थी ना, स्कूल की वजह से शिक्षा मिली और ये सूट बूट में मैं आ गया। अगर रोड रास्ते के चक्कर में रहते और स्कूल नहीं रहती तो हमारे हालत क्या होती। तो इन्होंने क्या किए, जो विकास का मुद्दा होता है, एक अच्छा एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, ये आपकी परिभाषा। अगर ये एजुकेशन अच्छा बच्चों को मिल गया
क्वालिटी कंपलसरी हमारे संविधान में लिखा हुआ है ना, संविधान में 21 में कि यहाँ के सरकारों की, फिर वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, यहाँ के सरकारों की ये पॉलिसी होना चाहिए कि ये जो टैक्स भर रहे हैं ना, उस टैक्स का कुछ हिस्सा जो है एजुकेशन पे दिया जाए, जिससे यहाँ के जो दबे कुचले शोषित गरीब लोग जो है उनको ऐसी ही शिक्षा मिले जो लोग पैसे वाले हैं। उस लेवल का एजुकेशन मिलना चाहिए। अगर उस लेवल का यहाँ पे एजुकेशन अगर दिया जाएगा तो वो बच्चा शिक्षित बनेगा और फिर वो नौकरी के लिए जाएगा। फिर दूसरा मुद्दा विकास का आएगा कि नौकरियां उत्पन्न करना। तो सारी जो सरकारें हैं, फिर वो चाहे केंद्र की हो चाहे वो राज्य की हो, तो इन सारी सरकारों की जिम्मेदारी है, सारे सरकारों की जिम्मेदारी है कि उतने क्वांटिटी में रोजगार को उत्पन्न करे और उस लोगों को उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से रोजगार दिया जाए। और जिस दिन इन लोगों को रोजगार मिलेगा, ये स्टेबल हो जाएंगे और फिर इन लोगों को घरकुल की, इन लोगों को राशन, फुकट के राशन की या फ्री के 1500 की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। इन लोग सुविधाओं को ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि सुविधा ही तुम्हारा विकास है। और इन लोगों को 70 साल से, संविधान के पहले तो हम लाचार थे, गरीब भी थे, मजलूम भी थे, पर संविधान के 70 साल बाद भी इन लोगों को सुविधाएं दे दे के लाचार, मजबूर और गुलाम बनाते हैं, ताकि चुनाव आने के बाद इन लोगों के वोट लेने के लिए नोट दे सके। इन लोगों की ये है कि सुविधाएं, उसी को ये नाम देते हैं विकास का। तो इस तरीके से इन लोगों के ये जुमले, बोलूंगा मैं, ये जुमले चलते रहते हैं। और इसीलिए तो वो जो अभी हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि किसी भी राज्य सरकार लोगों के लिए योजनाएं बना सकती है, कैश नहीं दे सकती। और इसलिए आज इन लोग जिसका ढिंडोरा पीट रहे थे 1500 रुपए का, इनको बंद करना पड़ा। और अभी चुनाव में मुद्दा ही नहीं है, वो लाडली बहन का मुद्दा ही नहीं है अभी चुनाव में। ये इन लोगों की पॉलिसियां रहती है जो हमारे, मैं सोचता हूं कि हमारे ओबीसी, हमारे एससी, हमारे एसटी भाइयों को ये समझना चाहिए। गांव से उनके बच्चे शहर में आना चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य मिलना चाहिए। स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है हमारे यहाँ, क्यों हमारे गाँव में पीएससी बनाते इन लोग, डॉक्टर ही नहीं देते जी, दवाइयां नहीं रहती वहां पे। अच्छा वो छोटे तो हॉस्पिटल छोड़ दो, हमारे गोंदिया में केटीएस में जो है, अगर कोई इंजेक्शन डॉक्टर लिखते बाहर से लेके आओ, ये हालात है ये। इसको ये विकास बोलते हैं। अच्छा इसको विकास क्यों बोलते हैं उसका और एक मैंने जो मेरा आकलन है जो मैंने किया हूं, शिक्षा की जरूरत किसको है? बहुजन लोगों को है, ओबीसी को है, एससी को है, एसटी की है। अरे इनके बच्चे क्या करते हैं? प्राइमरी एजुकेशन मुंबई में होगा, दिल्ली में होगा, और हायर एजुकेशन इन लोग फॉरेन में चले जाते हैं। हमारे बच्चों का तो समस्या किसकी है? एजुकेशन की, बैकवर्ड्स की है ना। फिर उसके बाद अगर हम बीमार होते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हम लोग गरीब हैं, तो हम सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे। मैंने मेरे अभी तक के लाइफ में किसी भी गोंदिया के विधायक को नहीं देखा कि वो केटीएस में भर्ती हुआ हो या उसकी बीबी की डिलीवरी गंगाबाई में हुई हो। क्यों नहीं करते जी? वो बहुत अच्छा विकास है ना गोंदिया का। फिर उनकी बीबी, उनके बच्चे केटीएस में या गंगाबाई में क्यों नहीं जाते? जाना चाहिए। उन लोग बोलते हैं हमने बहुत बड़ा विकास किए हैं। 15 साल हो गए, 15 साल यहाँ मेडिकल कॉलेज सैंक्शन हुआ, 15 साल। हाँ। अलग अलग पार्टी, बीजेपी का आएगा बोलता है मैंने लाया। अभी हमारे माननीय सुनील जी मेंढे साहब थे, माननीय प्रफुल्ल भाई पटेल जी बोलते हैं मैंने लाया। फिर ये हो गए सांसद लोग, इन्होंने लाए। बोर्ड भी लगाते हैं, रैलियां भी निकालते हैं हमने बनाए करके, मुझे बड़ी हंसी आती है। उसके बाद अब विधायक लोगों का नंबर आता है। फिर हमारे माननीय गोपाल दास जी अग्रवाल बोलते, अरे मैंने वो तो उसको बोले अटक गया था, बोले हाईकोर्ट में पिटीशन लगाते। वो मैंने व्हाट्सएप में देखा था उनकी, वो बोले मैंने लड़ झगड़ के वो लाया। फिर हमारे वर्तमान विधायक वो भी बोलते मैंने लाया।
साला कंफ्यूजन ये है कि ये लाया किसने है और अभी तक बना क्यों नहीं। हाँ अभी अभी बना है वोट भी मांग रहे हैं। नहीं अभी बना है। क्या बना है पता है? बाहर से लोगों को कुछ नहीं दिखे अंदर क्या हो रहा है, तो कंपाउंड वाल बनी हुई है। अच्छा, हाँ कंपाउंड वाल बनी है। तो अब उस पर उस प्रोजेक्ट पर अब वोट मांगा जाएगा। बिल्कुल। हमारा जो गोंदिया है, तो जो हमारा जो सरकारी अस्पताल है जिसको केटीएस हम बोलते हैं, ये मामूली अस्पताल नहीं है। यहाँ देवरी, बालाघाट, लाल बर्रा, मतलब हमारे जिले के भी बाहर के लोग हमारे यहाँ आते हैं। और इतने सालों से इस इतने बड़े क्षेत्र के लिए जो पॉपुलेशन के हिसाब से जितने बेड होना चाहिए, जितने डॉक्टर होना चाहिए, वो अवेलेबल नहीं है। और वो फास्ट काम भी नहीं हो रहा है। 15 साल से हम सुन रहे हैं मेडिकल कॉलेज। ये एक और ये देखा जाता है, कांग्रेस ने और भाजपा ने जो राजनीति की है, खासकर दलित आदिवासियों के बीच ये चर्चा है कि विदर्भ में या महाराष्ट्र में पुतलों पे राजनीति होती है, बुद्ध विहारों पर होती है। और अभी भीम द्वार भी काफ़ी चर्चा में था पिछली बार। तो ये कितना तोड़ पाएंगे आप इसको कि क्योंकि करोड़ों में वो पैसा दे रहे हैं, बुद्ध विहार बना लो, बाबा साहब का स्टैचू दे रहे हैं, बुद्ध का स्टैचू दे रहे हैं, अब भीम द्वार बना कर दे रहे हैं गाँव में। तो इस पे क्या तोड़ क्या है बसपा के पास इसका? इसका तोड़ तो देखा जाए तो पार्टी के पास कैसा है कि हम लोग वो स्टडी करते हमारी, है ना, एसटी समाज की या एससी समाज, हमारा बुद्धिस्ट समाज जो है, इनकी स्टडी करते हैं। फिर वो देखते हैं कि ये कौन से भावनात्मक तरीके से किस चीज से जुड़े हुए है ना। और फिर उनका रिसर्च ये कहता है कि बुद्धिस्ट समाज बुद्ध विहार से जुड़ा हुआ है, एसटी समाज बिरसा मुंडा के उनको पुतले चाहिए, तो फिर उनको वो दे दो। अच्छा, वो अपने घर से दे रहे क्या जी? वो जो समाज कल्याण में जो पैसा आता है वो सिर्फ पुतलों के लिए या हमारे बुद्ध विहारों के लिए नहीं आता। वो पैसा हमारे लिए आता है, हमारे बच्चों के एजुकेशन के लिए आता है, हमारे बच्चों के स्कॉलरशिप के लिए आता है, हमारे बच्चों को जो हायर एजुकेशन होता है उसके लिए आता है। इन लोग बड़े ही चालाकी से, लोग जब उनको बुलाते हैं उनके वो स्टेज पे जाके बोलते हैं कि हम तुम्हारे लिए बुद्ध। अब हमारे जमाने में, हम जब छोटे थे, हमारे गांव में छोटा सा बुद्ध विहार था। अच्छा, बड़ा बुद्ध विहार नहीं था तो मैं शिक्षित नहीं हुआ क्या? हम लोग, हमारे समाज के जो एसटी जो लोग हैं, इनको थोड़ा सा भावनात्मक तरीके से ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा। बाबा साहब के पुतले बनाने से या बिरसा मुंडा जी के पुतले बनाने से हमारा विकास होने वाला नहीं है। अब मैं पूछना चाहता हूं मेरे समाज के लोगों को, मेरे एससी समाज के लोगों को, एसटी समाज के लोगों को, अजी मुझे बताओ तो गोलवल करके कितने पुतले हैं जी? मैं उस राज कर रहे, वो राज कर रहे हैं। गांधी के कितने पुतले हैं? पर उनकी विचारधारा राज कर रही है और हम पुतलों के राजनीति में फंस गए। अच्छा, वो ही फंसा रहे वही। हाँ, और उन लोग चाहते भी हैं। अगर मैं विरोध करूं, हमारे महापुरुष है, हमें इज्जत करना चाहिए उनकी, पर इज्जत उनके विचारों के साथ होना चाहिए। अगर हम उनके विचारों उनकी बात दबे जा रही है और प्रतिमाएं वो पुतलों के भी नीचे हैं, उनकी विचारधारा दबते जा रही है। हमको उस विचारधारा को लाना है और जब विचारधारा आएगी हमारे लोग सक्षम हो जाएंगे। अरे वो खुद ही बना लेंगे। बहन जी बहुत बड़ा उदाहरण है, महापुरुषों का सम्मान होगा उसमें। बहन जी बहुत बड़ा उदाहरण है। किसी को मांगना नहीं पड़ा, किसी को बोलना नहीं पड़ा कि मैं 600 करोड़ में करूं कि 1000 करोड़ में करूं, अपने मर्जी से बना है। और इतना भव्य, अभी हजारों हमारी पीढ़ियां देखते रहेगी। नहीं तो हमारे पुतले देखो 2 साल में बोले बाबा साहब के, मतलब वो जो मूर्तियां हैं वो ये हो जाती है, कलर निकल जाता है। मतलब ये महापुरुषों का हमारे अपमान है एक टाइप का। अरे बनाने के लिए बना देते हैं, कहीं पे भी कोने खोपचे में बना देते हैं। सर, ये आरक्षण में वर्गीकरण का जो उपवर्गीकरण का जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद एक बड़ा आंदोलन आपने छेड़ा था और ये देखा गया है कि आपके नेतृत्व में, मतलब बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में, जिसमें आप भी महत्वपूर्ण भूमिका में थे, तो उस उपवर्गीकरण को लेकर क्या आज भी आप वही सोच रहे हैं जो जिस आंदोलन की तैयारी आपने 21 तारीख को की थी? जी जी, क्योंकि ये देखिए, वर्गीकरण को मैं ये समझता हूं कि जो हमारा संविधान लागू होने का था, उस समय भी हम वर्गीकरण में थे। हजारों
6,000 6,500 जातियों में बटे हुए थे। पर बाबा साहब जी ने ये समझा बुझा के हमको 4 वर्गों में लाया। जो 6,500 जातियां थी उसमें और उपजातियां भी थी बहुत सारी, तो बाबा साहब ने उसको 4 वर्ग बना दिए। एक ओपन बना दिए, एक ओबीसी बना दिए, एक एससी बना दिए, एक एसटी बना दिए। मतलब 6,500 को सीधा 4 में ला ली ताकि इनकी यूनिटी बन सके। ठीक है। अब इन लोग हमेशा कोशिश क्या करते हैं, मराठा को ओबी से लड़ाओ, हिंदुओं को मुसलमान से लड़ाओ। अब ये तो समुदाय हो गए थे, अब एससी को एससी से लड़ाओ, एसटी को एसटी से लड़ाओ। अच्छा, इन लोग एक दिन में प्लानिंग नहीं करते, ये बहुत तरीके से प्लान करते हैं। कुछ लोगों को पकड़ते हैं समाज के। अच्छा, हमारे ही समाज के लोग रहते हैं उनके साथ, उनको उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा देते हैं, फिर वो तैयार हो जाते हैं उसके लिए। अब मुझे बताइए, ये जो वर्गीकरण का मामला जो है ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। जब इसका 1 तारीख को सुप्रीम, अब ये 1913 से चालू है, ये चालू हुआ था अपना आंध्रा से, है ना, आंध्रा से चालू हुआ। उस समय के जो व्यासपीठ, जो अपनी जो सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय जज थे, उन्होंने उसको ये कर देते, खारिज कर देते, ये असंवैधानिक मामला है और इस पे कोई बात नहीं होगी। फिर उसके बाद 1918 में ये चालू हुआ पंजाब में। तो जब पहले के अगर सुप्रीम कोर्ट के माननीय जो चीफ जस्टिस है वो जब बोलते हैं कि यह असंवैधानिक, और है भी वो असंवैधानिक, पहली बेंच ने असंवैधानिक घोषित किया, तो अभी भी असंवैधानिक होना चाहिए। फिर भी पुनर्विचार हुआ, है ना, नहीं होना चाहिए था। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1 तारीख को जैसा ये आया तो हमारी आदरणीय बहन मायावती जी ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, क्योंकि अगर ये एससी का मुद्दा है तो एससी के समुदाय को ये पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में जाने के पहले, उस पर चर्चाएं होना चाहिए। तो आपका तो रिप्रेजेंटेशन भी था ना भूषण गवई के रूप में। बिल्कुल। तो सीजीआई के 5 जजों की जो बेंच में, उसमें तो गवई साहब थे। अच्छा, गवई साहब जो है कैसा होता है, हम लोग जैसा कीचड़ से निकल के हम रास्ते पे आए ना, ये अगर परिस्थिति गवई साहब देखते ना तो शायद वो इस चीज का विरोध करते जैसा बेला त्रिपाठी ने की थी, है ना। बेला त्रिपाठी जो वहां पे एक जज है, उन्होंने इसका विरोध किया, बोले ये असंवैधानिक है। हो सकता है उनका एक दिखावा हो कि एक हाथ जन तो विरोध करे, और ये भी दिखावा हो कि भैया तू गवई जी, तेरे को विरोध नहीं करना है, तुम समर्थन में रहो, क्योंकि बंदूक भी उनकी और कंधा भी उनका होना चाहिए, ताकि बोलने के लिए होगा देखो उतना बड़ा जज जो है उनको ज्यादा समझता है, उनको ज्यादा समझता है कि तुमको ज्यादा समझता है जी। तो ये मामला है, और इसीलिए बहन जी ने 2 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी कि भैया ये अब हमारे लिए, हमारे अस्तित्व के लिए खतरे की घंटी है, आपातकालीन परिस्थिति है, अब ये खो जाओ, और अब अगर एक नहीं हुए तो फिर ये हमारी जातियों में फिर से झगड़े लड़ना चालू कर देंगे। तो ये मनुस्मृति को ही अपडेट किया जा रहा है, उसी तरीके से देख रहे हैं अपन, ये मनुस्मृति का ही अध्याय चालू कर रहे हैं। देखिए, लेकिन चलो बसपा का अभी तो एक ही सांसद है राज्यसभा में, तो लोकसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है, और लोकसभा में ये भी देखा गया कि काफी सारे संविधान प्रेमी वो कांग्रेस के खाते में चले गए और सारे उनके वोट। तो कुछ राहुल गांधी की तरफ से कुछ उम्मीदें, अपेक्षाएं ऐसी आपको कभी लगी कि ये लोग संविधान बचाना चाह रहे थे, बाबा साहब की तस्वीर लेके घूम रहे, तो ऐसा लगा कि इनके तरफ से कुछ इस पर बयान आने चाहिए, या फिर नहीं आए इस पर कुछ? मैं जैसे जब भी बोला कि नहीं, इन लोग हमारी स्टडी करते हैं, है ना, इन लोग हमारी स्टडी करते हैं और उसके बाद उसको मुद्दा बनाते हैं। अभी कैसा हुआ, 10 साल बीजेपी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो इन्होंने एक ये बनाया मुद्दा, संविधान खतरे में। कैसा होता है, ये विश्व लेवल पे हमारे संविधान को कोई नहीं बदलेगा, ये पहली बात मैं क्लियर कर दूं। अब संविधान खतरे में है, बोल बोल के बोले बीजेपी जीतेगी तो संविधान बदल देगी, मनुस्मृति चालू कर देगी, मनुस्मृति चालू कर देगी। अब हमारा लिखा पढ़ाई हुआ इसमें उनके चक्कर में आ गया। अब इन लोगों हर सभाओं में संविधान सभा, संविधान जागरण यात्रा, ये तो सब निकालने लगे। अब मैं ये पूछना चाहता हूं,
राहुल बाबा के जो बाप दादा जो शासन किए जिन्होंने, इनके ही बाप दादाओं में संविधान नहीं बदल सकते करके 102 बार संविधान को बदले, अमेंडमेंट किए, मतलब उनको जैसा चाहिए वैसा करने की कोशिश किए। अब इन्हीं लोग अगर इनके अपने मुंह से बोलते हैं कि संविधान हम बचाएंगे, तो कितनी हास्यास्पद बात है। दया आती मेरे को इन लोगों की। बीजेपी तो डायरेक्ट बोलती है कि उनको संविधान में दिए हुए कायदे कानून पसंद नहीं है। अच्छा, वो अभी से नहीं बोल रही है, 1950 से बोल रही है। उन्होंने बाबा साहब के पुतले भी जलाए थे संविधान जब लागू हुआ था। पर कांग्रेस जो है इतने अमेंडमेंट करने के बाद भी बोलती है अगर संविधान बचाना है तो मेरे समाज के SC ST OBC बहुजन समाज के लोगों से गुजारिश है कि भाइयों समझो इस चाल को। ये चाल को अगर अभी नहीं समझे तुम, तो साजिश मानते हैं आप इन चीजों को? बिल्कुल साजिश है। अरे जब ये संवैधानिक मुद्दा आया, संवैधानिक जब मुद्दा आया तो हमारे राहुल बाबा कहाँ गए थे जी? नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो ये भी कहा ना कि नेहरू और गांधी जी की वजह से आरक्षण मिला। अब आपको नहीं लगता कि ये हम तोते को सिखाते नहीं कि तुमको ऐसा बोलना है? इतना बड़ा प्रेसिडेंट, इतनी बड़ी पार्टी, प्रजातंत्र, सबसे बड़ा प्रजातंत्र हमारे इंडिया में, उसकी बड़ी पार्टी, दूसरे और वो बोल रहा है कि आरक्षण नेहरू और गांधी ने दिया। अच्छा, उसको पता नहीं होगा क्या जी? अरे बिल्कुल पता है, पर उसको ऐसा बोलना है, ऐसा आदेश है, इसीलिए ये हमारा SC का आदमी है। हाँ। और वो इस तरीके से बात बोल रहा है। दुनिया जानती है संविधान में सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले माननीय हमारे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर है। दुनिया जानती है और वो अध्यक्ष नहीं जानता। मतलब ये कितनी बड़ी एक साजिश के तहत ये सब चीजें बनाई जाती है। बहन जी अकेली शेरनी नहीं देखी उसने मेरे पॉलिटिकल स्टैंड क्या होगा। प्रेस मीटिंग लेके बोल दी उसने कि हम इसका विरोध करते हैं और आप उतरो सड़क पे, करो आंदोलन। बिल्कुल। और हमारा पूरा बहुजन समाज SC ST OBC हम सड़क पे उतरे। हम लोग रात रात मेहनत किए, लोगों को जगाए, लोग जागे भी, आंदोलन भी हुआ, इंडिया बंद भी हुआ। पर अफसोस ये हुआ कि हम 21 तारीख के बाद हमको ऐसा लगा कि हो जाएगा, कि कांग्रेस वाले हमारे साथ कुछ देंगे, हमारा साथ देंगे, विधानसभा में या लोकसभा में हमारा साथ देंगे। पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इनके दिखाना और इनके दिमाग में क्या रहता है ये हम लोग समझ नहीं पाते। और बड़े अफसोस की बात है 15 अक्टूबर को कमेटी बन गई, कमेटी बनी। अच्छा, वो कमेटी जब विधानसभा में बनी, इसका मतलब क्या है जी? कांग्रेस का समर्थन, कांग्रेस का समर्थन है। कांग्रेस का ही नहीं, कांग्रेस का है, शिवसेना का है, राका का है, बीजेपी का है, सबका है, क्योंकि सबके सर्वसम्मति से वो बनते हैं। और 15 तारीख को प्रेस नोट आई, 2 लोगों को उन्होंने अपॉइंटमेंट किए, 3 महीने के अंदर में उनको रिपोर्ट देना है। हम चुनावी दंगल में मस्त है और उधर उनकी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। तो ये मिल भी सकता है, वोट मिल भी सकता है। और एक बात मैं आपको बता दूं, नहीं है कि SC ST OBC बदला ले। अच्छा, वो 15 तारीख के पहले क्या हुआ, हमारे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाया कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, कैसा होता है प्रजातंत्र में, अगर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट को तो सुप्रीम माना जाता है, पर उससे भी ऊपर अगर कोई सुप्रीम है तो वो पब्लिक है, क्योंकि नाम ही प्रजातंत्र है, प्रजा का तंत्र है ये, तो उससे भी ऊपर है। पर सुप्रीम कोर्ट के जो मनुवादी मानसिकता रखने वाले जो जज है, इन्होंने साफ इनकार कर दिए कि इस वर्गीकरण पे दोबारा कोई पिटीशन नहीं होगी और इस पे विचार नहीं किया जा सकता। अब हमने क्या किए, आंदोलन किए, मतलब सड़क की लड़ाई। हमारे पास दूसरा ये था, आशाएं थी जुडिशरी से हमें न्याय मिलेगा, ये बंद हो गया। अब मैं मेरे सारे बहुजन लोगों को समझाना चाहता हूं, अगर आपको ये अपना संवैधानिक अधिकार बचाना है तो आपको विधानसभा में पहुंचना पड़ेगा। बहुत गंभीर है ये। अगर हम विधानसभा में पहुंच पाते हैं तो हम इसका विरोध कर सकते हैं और वर्गीकरण को रोक सकते हैं, क्योंकि ये राज्यों को दी गई अधिकार में से। और ये भी कितनी बड़ी शोकांतिका है कि लोकसभा में हमारे बहुजन समाज के लोग वोट कांग्रेस को देते, उम्मीदें बहन जी से कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के लोग क्यों नहीं बचा रहे आरक्षण को। ये भी चीज एक हो रही है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि जो लोग
बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं देते ना, वही हमारे सबसे ज्यादा विरोधक बने रहते हैं, वही उंगलियां उठाते हैं। कभी काम नहीं किए, कौड़ी का, जैसा कांसीराम साहब कहते थे कि भैया ये मूवमेंट समाज का है, समाज को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। नेता कोई नेता नहीं है, नेता तो एक सिंबल है, समझो एक उसके लिए लड़ रहा है वो, पर ये लड़ाई समाज की है। तो समाज ने अपना टाइम, अपना टैलेंट, अपनी ट्रेजरी, मतलब समय देना पड़ेगा आपको, अपना टैलेंट भी देना पड़ेगा जो आपके विचार आते हैं अच्छे, और आपको पैसे की भी मदद करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब कुछ जो मिला 1950 के बाद हमें, ये हमें कहीं ना कहीं हमारे महापुरुषों ने जो आंदोलन किए, बलिदान किए, उसका हमें लाभार्थी है हम लोग, और हमें वो करना चाहिए। पर जो नहीं करते हैं, जो मूवमेंट के बाहर रहते हैं, जो कभी बीएसपी को वोट भी नहीं करते, ये ऐसे लोग बहन जी पर या हमारे बहुजन समाज पार्टी पर उंगलियां उठाते हैं। अच्छा, एनएस मेश्राम सर जो पूर्व के विधायक है, गोपाल अग्रवाल को लेकर क्या सोचते हैं? इनका देखो, इनके पास न नौकरी है न कोई इनके व्यवसाय है, राजनीति ही व्यवसाय है और व्यवसाय ही राजनीति है। यही तो वजह है वो कि 10 साल पहले कांग्रेस में विधायक रहते हैं, उधर से नहीं मिला तो बीजेपी में जाते हैं, बीजेपी से नहीं मिला तो कांग्रेस में जाते हैं। इनके धंधे हैं ये, इनके ठेकेदारियां हैं। एनएस मेश्राम सर विनोद अग्रवाल के बारे में क्या सोचते हैं? ये वही है, ये कि चट्टे बट्टे है, ये चाचा है, भतीजा है, पब्लिक को उल्लू बनाना है, इधर से उधर जाना है, पब्लिक को समझा देना है कि भाई हम तो तुम्हारे विकास के लिए आए। नहीं, अभी अकेला रह के विकास नहीं हो सकता, हमें पार्टी से जुड़ना पड़ेगा। तो लोगों का समर्थन भी मिल जाता है इन लोगों को। अच्छा, समर्थन मैं कभी एक सोचता हूँ, मेरे दिमाग में आया, पता नहीं कोई सोचते कि नहीं सोचते, कभी कभी सोचता हूँ, ये अगर चुनाव से पैसा हटा दिया जाए ना जी, पैसा अगर हटा दिया जाए तो इनको 10 वोट भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि कैसा है, प्रजातंत्र है यह, प्रजातंत्र वोट से बनता है, नोट से नहीं। इस गोंदिया विधानसभा में अगर हम टोटल मारे तो 3000 अग्रवाल होंगे, और सिंधी मारवाड़ी कम्युनिटी जो है, ब्राह्मण कम्युनिटी है, ऐसे मिला के 30,000 वोट। अगर 30,000 में 2 लोग अगर खड़े तो 15,000 है ना, और हमारे पूरे के पूरे 3 लाख वोट हैं विधानसभा में। कितनी बड़ी लाचारी है न, कोई ओबीसी हमारा भाई तैयार नहीं होता मूवमेंट के साथ लड़ने के लिए। बोले ये तो यार अपने आप को शहीद करने वाली बात है, बोले हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। अरे है क्या हमारा? मैं तो खुद सोचता हूँ कि हमारा है क्या खोने के लिए, है ना। अगर हम हार गए, मान लेते हार गए, तो हमारे पास, अच्छा हम लगा ही क्या रहे हैं जी, हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, है ना, वो भी मेहनत कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, तो हमारे पास हारने के लिए कुछ नहीं है, पर जीत गए तो समाज के लिए बहुत कुछ कर जाएंगे, है ना। तो ये हमारा ये मूवमेंट है, इन लोगों का व्यापार है। अच्छा, इन लोग विधायक बनते हैं, भतीजे को ठेकेदारी, भांजे को ठेकेदारी, भाई को ठेकेदारी, मतलब इन लोग काम बांट देते हैं। बहुजनों को क्या मिलता है, हाँ चल रहे 1 साल में तू 1 रोड का ले ले, तेरे को 5 लाख कमा लेंगे, क्या मिलता है। अब वो बहुजन खुश, अब उसने लाख भी कभी नहीं देखा, बेचारे ने 1000 देखा था, तो मिल गया तो खुश, बोले बहुत अच्छा है। लेकिन नुकसान समाज, पर नुकसान समाज का है, क्योंकि जो शैक्षणिक नुकसान होगा, जो आर्थिक नुकसान होगा, तो ये नुकसान समाज को बहुत लॉन्ग टाइम, इसके बहुत बड़े दुष्परिणाम होंगे। नरेंद्र मेश्राम सर, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं? अब देखो कैसा होता है, ये जो विचारधाराओं की पार्टियां जो होती हैं, ये पूरी स्क्रिप्टेड रहती है ना। वो जो हेड होते हैं उनको उतना ही बोलना होता है जितना उनको बताया जाता है। मैंने अभी पहले बोला था ना कि इन लोग रिसर्च करते हैं, बहुजनों को क्या चाहिए, वही बातें उन लोगों को करते हैं। उन्होंने पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा बनाई। बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान में कई जगह पर उन्होंने स्टैचूज बनाए और जयंती उन्होंने धूमधाम से मनाई अपने समय में। तो ये सारी चीज़ों को लेकर क्या आपका अपना क्या ओपिनियन है? मेरा ये ओपिनियन है, क्योंकि कैसा होता है 15% जो एससी कम्युनिटी है बहुत मायने रखती है वोट लेने के लिए, फिर 15% लोग भी उनके साथ चाहिए, फिर उनको भी खुश करना है ना। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो हम क्या बोलेंगे। अभी देखो कांग्रेस के जमाने में जितने बुद्ध विहार नहीं बने ना, उतने बुद्ध विहार बीजेपी ने बनाए, ये मामला यही है। अच्छा, वो नारा भी दे रहे हैं ना कि कटेंगे तो बटेंगे,
और दूसरी तरफ उपवर्गीकरण कर रहे हैं। यही हमारे लोग ये चाल नहीं समझ पा रहे कि कटेंगे तो बटेंगे, पर अगर हम उसके ऊपर जाके अगर सोचते हैं, वो हमको बोल रहे हैं, वो बेटा तुम बटोगे तो कटोगे, बटो मत। हमारे लोग समझ नहीं पा रहे इस चीज को। हाँ, वोटर को बोल रहे हैं वो मैंने सुना था, मेरे दादाजी बोलते थे, नफो खाए तो बेटो खाए, नफो खाए तो बेटो खाए। हमारा बहुजन समाज क्या समझा, अरे देखो वो क्या बोलता है, अबे नफा खाऊंगा तो मेरा बेटा मर जाएगा, पर उसका रियल मीनिंग ये था, अबे नफा खाऊंगा तो बेटे के लिए जमा करके रखूंगा तो वो खाएगा। अच्छा। तो ये उनकी चाल है कि बटोगे तो कटोगे। वो हमको डायरेक्ट बोल रहे, अबे बटो मत। हम नहीं समझ पा रहे। ये सकारात्मक भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल सकारात्मक ही है कि बटोगे तो कटोगे। चालू कर दी उन्होंने काटना। जी। तो हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के गोंदिया विधानसभा के प्रत्याशी NS मेश्राम सर है, और जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। तमाम मुद्दों को लेकर हम बातचीत करें, हमने जो चर्चा की है उसको लेकर आपका क्या विचार है, क्या आप सोच रहे हैं, वो तमाम चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ये विधानसभा बहुत महत्वपूर्ण है। इस विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी का अच्छा खासा वोट बैंक था। हाल ही में कुछ भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद 2014 के बाद बसपा के वोट बैंक में गिरावट आई है, लेकिन बावजूद इसके बहुजन समाज पार्टी अपने दमखम के साथ फिर भी चुनावी मैदान में है, डटे हुए हैं। और NS मेश्राम सर ने फिलहाल बहुजन समाज पार्टी और हाथी का झंडा लेकर अपने प्रोफेशन को जो है वहाँ पर फुल स्टॉप लगाकर चुनावी रण संग्राम में आए हैं, और एक सोशल फीलिंग्स के साथ आए हैं। तो इनकी जो विचार है, ये विचार सामाजिक उत्थान के लिए देखने को मिल रहा है, जिन बातचीत से ये समझ में आ रहा है। आपको क्या लग रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।